और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर मुकेश भूटानी, जो कि फाउंडर हैं बीएमआर लीगल के। बहुत धन्यवाद आपका। बस कुछ ही क्षण में बजट पेश होने वाला है और इसके पहले तमाम सेक्टर्स को अपनी अपनी उम्मीदें हैं, आशंकाएं हैं। चुनाव का साल है, आने वाला है चुनाव, तो ये भी है कि कहीं कुछ पॉपुलर बजट होगा, लोगों को राहत मिलेगी। पर ऐसे में आप लोगों की उम्मीद क्या है इस बजट से, या चाहेंगे क्या? जैसे आपने सही कहा कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रिलीफ हो सकता है। इसके दो तीन कारण हैं। एक, 2014 के बाद टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसके कारण भी हो सकता है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी है। हालांकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट 2021-22 में ज़्यादा है। अभी इन्फ्लेशन थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन हो सकती है। दो तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो स्लैब रेट्स चेंज हो जाए, या आपके जो सेविंग स्कीम है उसमें आपको ज़्यादा रिलीफ मिले। लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रिलीफ, ये समझिए कि बड़ी एक्सपेक्टेशंस है कि उनको रिलीफ ज़रूर मिलेगा इस बजट में। जी, तो हमारे साथ विवेक गुप्ता भी जुड़ गए हैं। विवेक गुप्ता हैं पार्टनर और नेशनल हेड M&A एंड पी टैक्स KPMG इंडिया। तो टैक्स की बात, टैक्स से के कहीं कुछ लोगों की जेब जो है उस पर थोड़ी सी आसानी हो, थोड़ी सी राहत मिले, ये उम्मीद है, खास करके मिडिल क्लास के लिए। इशारा भी ऐसा मिला था वित्त मंत्री की तरफ से। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मध्यम वर्ग के लिए कोई टैक्स कट्स होंगे इस बजट में। गवर्नमेंट के लिए इस समय पैसा खर्च करना, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट टैक्स कट्स की मुझे उम्मीद नहीं है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में, कुछ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में, कुछ पावर सेक्टर में कुछ रियायतें दी जाएं, वो अलग बात है। पर स्लैब रेट्स में या बेसिक इनकम टैक्स में मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इस साल कुछ होगा। लोगों को मायूस कर दिया सुबह सुबह। तमाम उम्मीद यही है विवेक जी कि शायद इस बार जो है कुछ बदलेगा। और वित्त मंत्री ने जब ये कह दिया कि मैं भी मिडिल क्लास से हूँ और मैं मिडिल क्लास का दर्द समझती हूँ, तो लोगों की उम्मीद बहुत बढ़ गई है। लॉजिकली थोड़ा सा मेरे ख्याल से एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ना चाहिए। लॉजिकली जो मुकेश ने बात कही बिल्कुल सही कही। पर जब गवर्नमेंट की पूरी प्रायोरिटी पब्लिक स्पेंडिंग होगी तो इस साल मेरे ख्याल से मुश्किल होगा, पर देखते हैं। पर इस दफ़ा अभी जो IMF की रिपोर्ट आई और उसमें जो ग्रोथ फिगर्स और GDP के जो नंबर्स दिखाई दिए, उससे भी बहुत उम्मीद, जैसा उन्होंने कहा कि एक ब्राइट स्पॉट है भारत दुनिया के लिए, जहाँ पर दुनिया भर में तमाम बड़े देशों का ग्रोथ रेट जो है वो गिरा है। भारत 6.1 पे अगर रहता है, और तो ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में सबसे ज़्यादा GDP पर इम्पैक्ट रहा, -6.6%। उसके बाद बेस के कारण हमने 21-22 में अच्छी ग्रोथ देखी। 22-23 उस बेस पर भी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। अब 6.5% जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे ऑप्टिमिस्टिक लगता है। लेकिन इस ग्रोथ के बेस, इस ग्रोथ की फिगर पर काफ़ी सारी अजम्पशंस की हैं गवर्नमेंट ने। वो ग्रोथ फिगर्स भी अलग अलग, 6.1% IMF की तरफ से, इकोनॉमिक सर्वे में 6.5%, उसमें भी थोड़ी। IMF ने थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट किया है, हमने थोड़ा सा रियलिस्टिक बुलिश एस्टिमेट किया है। लेकिन इस ग्रोथ के पीछे काफ़ी अजम्पशंस हैं। उन्होंने कहा है कि 6.5% बेस ग्रोथ होगा। इसके कारण काफ़ी हैं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में उसका इम्पैक्ट सप्लाई चेन पर कितना पड़ता है, जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने इंटरेस्ट रेट्स रेज किया है, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये सारी अजम्पशंस वैलिड रही तो फिर ग्रोथ 6.5% से ज़्यादा हो सकता है, जो कि बेस ग्रोथ गवर्नमेंट ने, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने प्रेडिक्ट किया है। लेकिन और एक फैक्टर अभी है कि चाइना की ग्रोथ कितनी होती है। चाइना की अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके कारण ऑयल प्राइसेस भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो काफ़ी फैक्टर्स हैं इस वोलेटाइल सिचुएशन में, जिसके बेसिस पर ग्रोथ प्रेडिक्ट की जा सकती है। इसलिए उन लोगों ने 6.5% बेस ग्रोथ प्रेडिक्ट किया है। श्रीकांत सोमानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सोमानी सेरेमिक्स लिमिटेड। स्वागत है आपका। थैंक यू। तो इस बजट से आपकी उम्मीद, या अगर आप, अब तो बजट कुछ देर में आ ही जाएगा, वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं संसद भवन में, लेकिन अगर आप कुछ सुझाव भी देना चाहें कि क्या, किस सेक्टर की क्या उम्मीद है? मैं यही कहना चाहूँगा, एज फार एज दिस बजट इज़ कंसर्न, मैं
काफ़ी सालों से MSME के ऊपर फोकस कर रहा हूँ फ्रॉम CII। तो यदि इंडिया की ग्रोथ चाहिए तो MSME हैव टू ग्रो, और ये MSME को 4.0 से 5.0 इंडस्ट्री 5.0 में जाने के लिए वी नीड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के लिए हमारा यही एक चाह है कि जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग के स्कीम है उसी तरह से कोई स्कीम लाया जाए जहाँ पे गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट in getting technology to the MSMEs. This is a very important aspect of any growth, because these are the growth, these are the industries which are the real partners in growth with all the OEMs. I think this is a very important issue that I would like to flag. And the other thing I would like to flag is that on the personal front, and as far as the taxation is concerned, the capital gains has to be rationalized. There are too many rates and too many, you have different kind of periods for different kind of taxation. I think we should look at one, singular capital gains and rationalized system. That would be something that would be expected. विवेक जी? So capital gains पे उम्मीद है, और industry has also pressed very hard for rationalization of capital gains across asset categories, as you mentioned. That said, the capital gains tax rate per se, at 11% for non-residents, at 23% for residents, is a reasonable rate. तो अब कितना थोड़ा rationalize हो सकता है, पर जैसे मैंने पहले कहा, मुझे कोई large scale tax cuts की उम्मीद नहीं है. रैशनलाइजेशन थोड़ा कर दें, कुछ सर्टन कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस पे कैपिटल गेन्स कम कर दें, बट लार्ज स्केल टैक्स कट्स की मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं है जी। लेकिन एक बात मैं आप तमाम लोगों से जानना चाहूँगी, चूँकि हम CII, NDTV, बजट, आप तमाम लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ से जुड़े हुए हैं, तो इंडस्ट्री का जो सेक्टर है उसकी उम्मीद या उसकी आशंकाएं, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देने की बात की गई है कि अगर हम इस तरह का ग्रोथ रेट चाहते हैं, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो है, सेक्टर जो है, वहाँ पर तेज़ी की ज़रूरत है। आपसे भी आप सब लोगों से ये जानना चाहूँगी कि इंडस्ट्री को इस समय क्या उम्मीद है या आशंकाएं भी क्या हैं आपकी? मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट का फोकस रहा है कई सालों से, या मेक इन इंडिया प्रोग्राम कहते हैं, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम कहते हैं। 3-4 चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इस बजट से। एक, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है जिसके कारण आपके रॉ मटेरियल्स की कस्टम्स ड्यूटी ज़्यादा होती है, उस पर रिलैक्सेशन होगा। तो 2-3 साल पहले जब गवर्नमेंट ने ये कस्टम्स ड्यूटी टैरिफ स्ट्रक्चर को रिव्यू करना शुरू किया था, तब उन लोगों ने सेक्टर वाइज एनालिसिस नहीं किया था। अभी पिछले 18 महीनों में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने ये सारे एनालिसिस किए हैं कि चाइनीज़ इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका फॉरेन एक्सचेंज कंजर्व होता है। और इस साल अगर आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की रिपोर्ट देखेंगी तो पहली बार हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थोड़ा झुका हुआ है। उसके कारण कई हैं, एफपीआईज भी काफ़ी बाहर गई हैं, उसका भी हुआ है। लेकिन ये टैरिफ स्ट्रक्चर रिव्यू है, वो एक फोकस रहेगा, और उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर सकते हैं। एज फार एज टैक्स रेट्स आर कंसर्न, 2019 में तो गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए 22% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड रिड्यूस कर दिया था। नए मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन लोगों ने 15% टैक्स कर दिया था। तो मैं डायरेक्ट टैक्स में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स टैरिफ स्ट्रक्चर में कुछ हो सकता है। और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें जो क्रेडिट ऑफ टेक है, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है, उस पर कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो लेंडिंग मैकेनिज्म है वो स्मूथ हो जाए वर्किंग कैपिटल के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। वो लेकिन पॉलिसी अनाउंसमेंट्स में, फाइनेंस बिल में नहीं आएगा, वो फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में आने की संभावना है। DK Sen, होल टाइम डायरेक्टर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट लार्सन एंड टूब्रो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की या सेक्टर की हम बात कर रहे हैं कि क्या उम्मीद है, और इसमें उसको बूस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को आपकी क्या उम्मीद होगी बजट से? See, I feel that in manufacturing, we have to increase the PLI
and the base of PLI has to be increased. You know, whatever is a import substitution material manufactured, it must be encouraged with encouraging PLI. Also, the PLI, there should be any limit of investment. That means if you invest so much, only you will be eligible for that. Even a small amount also, you must. Like say, for instance, there are India is importing special steel, which is not manufactured in India. 3 to 4 lakh tons of being imported. They're all not manufactured in India. Any unit which is manufacturing special steel by adding exotic material and all that, that has to be encouraged, whether it's 300 crore or 3,000 crores of investment. This is one part. Number two is that anything that India is doing to actually offset any import requirement, like say huge equipments which are otherwise required, which is required for infrastructure building, like high-speed rail. They are very heavy equipment carrying a lot of loads. So these are generally imported from China or some other countries. But in India, we are manufacturing it, and it should be encouraged, should be given a special status for some kind of incentives. तो किस तरह के इंसेंटिव की आप उम्मीद कर रहे हैं? किस तरह का इंसेंटिव की मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो? मैं कुछ दिन पहले भी बात कर रही थी अपने कुछ मेहमानों से बजट के बारे में. एक दुख अभी तक ये है कि अगर आप रॉ मटेरियल बाहर से लाते हैं और यहाँ पे आप असेंबल करते हैं तो वो महंगा पड़ता है बजाय इसके कि आप फिनिश प्रोडक्ट ले आएँ. और इस सेक्टर में लोगों को उम्मीद थी कि वहाँ पे कुछ बदलाव हो ताकि मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिकल हो. So I told about the raw materials, that means the steel being manufactured in India. Also the machines being manufactured in the finished products. You should make sure that tax incentives are there. Otherwise, we pay huge taxes. And also, government must make sure in manufacturing structure, in manufacturing sector, they must give tax incentives heavily because this is a laggard in my opinion. It should take off now. Like infrastructure what has taken off, the manufacturer also must take off. And growth must be जी, ये बहुत ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग जैसे आप कह रहे हैं कि टेक ऑफ करना बहुत ज़रूरी है. वही एक मुख्य चीज़ होगी जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट दे सकती है, जिसकी ज़रूरत है. राजीव मिश्रा साहब, आपसे भी मैं वही सवाल शुरुआत में पूछना चाहूँगी कि इंडस्ट्री इस समय क्या उम्मीद लगाए हुए है इस बजट से? आने वाले साल में चुनाव भी होना है और ये भी लग रहा है कि एक पॉपुलिस्ट बजट भी हो सकता है, लोगों को खुश करने की भी कोशिश हो सकती है. लेकिन दरअसल इकोनॉमी में ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमी हमारी काफ़ी हद तक, जैसे इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि वो रिकवर कर चुकी है पैंडेमिक से. आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद लगाए हैं इस बजट से? देखिए, थैंक यू. आपने जो प्रश्न पूछा उसी में आपका जवाब भी है एज फार एज एनर्जी सेक्टर इज कंसर्न. क्योंकि अगर हम क्लीन एनर्जी स्पेस देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि वी हैव बिकम वन ऑफ द लीडर्स इन द वर्ल्ड. और उसको टू मेक इट कंटिन्यू, हमारी कोई डायरेक्ट डिमांड्स लकीली नहीं है, क्योंकि आप क्लीन एनर्जी स्पेस देखें तो दैट हैज़ बीन बिल्ट ऑलमोस्ट इंटायरली बाय द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, इंक्लूडिंग बाय लार्ज अमाउंट ऑफ FDIs. सो द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर देयर. जो हम चाहते हैं बस एक दो चीज़ें, वो हो कि सबसे पहले स्टेबिलिटी हो, no sudden changes in taxes, no sudden changes in policy. We should try in any case as a country to stay on a predictable fiscal path. फिजिकल डेफिसिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्टली, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर में डेट, इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन डेट, और increase in interest rates, it's really the only cost that we have since you do not burn fuel. So uska to keep the books balanced so that interest rates continue on a hopefully downward trend will be key to further growth of our sector. जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का हमारे सेक्टर में सवाल है, उसमें हमारे सोलर में PLI की इंट्रोडक्शन हुई थी, क्योंकि वो दैट वाज बेसिकली ड्रिवन बाय इंपोर्ट्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ डन. कुछ नए एरियाज़ हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, उस एरियाज़ में कुछ ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जा सकती है. बट ओवरऑल हमारा रिक्वेस्ट यही है कि keep the books balanced, keep on a fiscal glide path towards reduction of the deficits so that interest rates remain low. और जो हमारी policies है to attract investments from all over the world continue, and I think then we can really continue to take an even more leadership position in the energy transition space. जी, और एक सवाल मैं आप सब लोगों से, इस समय जब बजट बस पेश होने ही वाला है और इंडस्ट्री खास करके बहुत उम्मीद और आशंकाओं के साथ देख रही है कि बजट में क्या उनके लिए रहेगा, तो और बाज़ार को अगर आप देखें जिस तरह से बाज़ार सुबह में खुला,
तो क्या किस तरह की आप लोगों को उम्मीद लग रही है इस बजट से? विवेक जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। एक तो आपकी उम्मीदों की आपने बात की कि आप क्या चाह रहे हैं, पर इस समय जो रिकवरी की भी बात हुई है, आप मान रहे हैं कि वो रिकवरी पैंडेमिक के बाद हम लोग कर चुके हैं काफ़ी हद तक और एक स्टेबिलिटी आ गई है भारत की अर्थव्यवस्था में? जब आप दुनिया भर में देखें कि एक स्लगिश इकोनॉमी भी है, मंदी भी है, जॉब कट्स हैं, ऐसे में रोजगार भी एक बहुत बड़ा सवाल है, तो इन सब चीज़ों को देखकर आपके क्या विचार होंगे? पता है, मुझे लगता है कि इस समय इंडस्ट्री को आशाएं ज़्यादा हैं, आशंकाएं कम हैं. एट दिस पॉइंट एक्चुअली, एज राजीव वेरी करेक्टली सेड, द गवर्नमेंट्स पॉलिसी इज़ फेयरली स्टेबल. जो हमारी इकोनॉमी की पोजीशन है वो भी काफ़ी स्टेबल है. तो गवर्नमेंट को बस अपनी पॉलिसी को कंटिन्यूड फॉर्मेट में चलाना है. एक चीज़ मैं बस ऐड करूँगा, ऑल मेजर्स दैट शुड बी टेकन टू अट्रैक्ट कैपिटल, बाहर से कैपिटल लाने के जो भी तरीके हैं वो गवर्नमेंट को बजट में इनकरेज करने चाहिए. और अगर हम कल की इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें तो ये सारे तरीके, उन्होंने भी ये जिक्र किया है कि आउटसाइड कैपिटल मस्ट बी इनकरेज्ड. एक हाइब्रिड कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, वो भी लेकर आए हैं इकोनॉमिक सर्वे में. तो मुझे आशाओं की जहाँ तक बात है, मुझे ये आशा है कि दिस गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू इनकरेज फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल. That is what will cause 6.1 to go to 6.5, to go to 7, to go to 8. That is the basis of our growth rate. And if that happens, so long as there's a stable policy, I think we're on a good path. ये स्टेबिलिटी दिख रही है आपको, क्योंकि दुनिया भर में जो उथल पुथल है, भारत में ये स्टेबिलिटी बनी रहेगी, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं. पर इस समय जो ग्रोथ फिगर्स आए हैं और बाकी दुनिया के दूसरे देशों को देखें तो ग्रोथ फिगर्स तो बहुत नीचे हैं, पर वो बड़े देश हैं, उनकी बड़ी इकोनॉमी है. जाहिर है कि हम अपनी ग्रोथ को अमेरिका और ऐसे देशों से नहीं कंपेयर कर सकते. पर अगर आप चीन को देखें, ब्राज़ील को देखें, तो सब जगह पर एक स्लो डाउन दिख रहा है. तो कैसी स्टेबिलिटी, जैसा इन्होंने कहा विवेक जी ने कि आशाएं ज़्यादा हैं, आशंकाएं कम हैं, पर आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा कहना यही है जी कि जैसे इन्होंने कहा, सस्टेन्ड रहे, पॉलिसी सस्टेन्ड रहे. दूसरी बात यह है कि आज यदि हम 5.3 ट्रिलियन इकोनॉमी को देख रहे हैं तो हमें यह देखना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में कंपेटिटिवनेस कैसे आई. दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट. एनर्जी की बात हुई, एनर्जी आज ये बहुत दिन से बात हो रही है कि एनर्जी को GST में लाया जाए, because this is a very large expenditure and for the industry. और पहले ये VAT में ऑफसेट था, आजकल नहीं है. तो ये लाना बहुत ज़रूरी, बिकॉज आज अपनी इंडस्ट्री यदि competitive नहीं होगी तो हम चाहे 5.3 ट्रिलियन इकोनॉमी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी दैट वी हैव टू पास. बट टुडे जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं, geopolitical changes, geo-trade changes, there are so many changes which are coming. और आज के दिन भारतवर्ष ऐसा एक देश है हमारा, we are very well placed. And I think मैं तो ये सोचता हूँ कि हमें आगे देखना चाहिए कि हम अब competitive कैसे हों मैन्युफैक्चरिंग में और आगे हम कैसे बढ़ें.